आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी और किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि केसी एंड केपी थे उनको फाइंड करना था, वो हम लास्ट क्लास में कर चुके। इक्विलिब्रियम को अगर हम थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इक्विलिब्रियम दो पार्ट में क्लासिफाई हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम देन केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ इसमें ही अगर हम एक और क्लासिफिकेशन करें तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम इन एक्वस मीडियम को कहा जाए, यानी कि ऐसे इक्विलिब्रियम जो कि वाटर के अंदर में हो रहे हो। और आप चाहे तो यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इन एक्वस मीडियम इन्वॉल्विंग आयंस इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। वाटर के अंदर में अगर कोई इक्विलिब्रियम हो रहा है जिसके अंदर में आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसे इक्विलिब्रियम्स को हम आयनिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि अगर किसी भी हम एक वीक एसिड का केस है, फॉर एग्जांपल देखें, मैं CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड है इसका केस ले रहा हूं। इसको अगर मैंने वाटर में डाल दिया एक्वस मीडियम में, ये आयंस में ब्रेक होगा टू गिव CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। तो ये जो इक्विलिब्रियम यहां स्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज रिएक्शन आगे की तरफ भी शिफ्ट हो रही है और पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, जो कि दिखा रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है और क्योंकि ये वाटर के मीडियम में हो रहा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में हो रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कंसिडर करें। आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ये देख चुके हैं कि यहाँ पे कम से कम एक गैसियस कंपोनेंट हम जनरली लेते थे, और आयनिक का मतलब है एक्वस मीडियम के अंदर में ये रिएक्शन हो रही। नाउ अगर आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ बात करनी होगी वो है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और उसके लिए हम एक इस तरीके से लिख लेंगे, ऑल द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड all the substance can be classified into non-electrolyte, and second category है इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस है जो कि आयंस में टूटे नहीं, डिसोशिएट ना हो। जैसे समझे इसे, द सब्सटेंस which do not dissociate, which do not dissociate into ions on dissolving in water। कहने का मतलब ये है
कि ऐसे सब्सटेंस जिनको आपने जब वाटर में डिसॉल्व किया तो वो टूटे नहीं आयंस में ब्रेक नहीं हुए, जैसे कि ये रिएक्शन में आप देख रहे हैं आयंस में ब्रेक हो रहा है। इसी तरीके से एक और देखा जा सकता है, जैसे NaCl एक्वस कर दिया जाए तो ये देता है हमें Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो वो सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जो आयंस में नहीं टूटे, डू नॉट डिसोशिएट अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर, आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूरिया। यूरिया जैसा आपने वाटर में डाला था वो वैसा का वैसा रहेगा, सॉल्युबल हो जाएगा, बट वो आयंस में नहीं टूटेगा। इसी तरीके से डाई इथाइल ईथर, ये भी एक कंसिडर होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना के देखिए। यूरिया होता है NH2 CO NH2, डाइइथाइल ईथर इज C2H5O C2H5। ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो कि आयंस में नहीं ब्रेक। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं किया जाता, स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखें और उसके आगे बात करेंगे। लिखें द सब्सटेंस which dissociate into ions on dissolving in H2O. The substance which dissociate into ions on dissolving into H2O are known as electrolyte. एग्जाम्पल के लिए कोई भी सॉल्ट अगर हम ले लें, लाइक लेट्स से NaCl ले लिया हमने या BaCl2 ले लिया, तो ये सॉल्ट वाटर में डालने पे आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। सो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे कि Hg2Cl2, दे डिसॉल्व बट डिसोशिएट नेग्लिजिबली। ये कुछ एक आध ऐसे केस हैं Hg2Cl2 जैसे। अदरवाइज नॉर्मल जो सॉल्ट होंगे वो डिसोशिएट होते हैं पूरे के पूरे डिसोशिएट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे NaCl एक्वस को डाला तो ये 100% आयंस में टूट जाएगा, यानी कि Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितना ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जो भी आपने ऐड किया है सब्सटेंस वो 100% डिसोशिएट हो जाए। हो सकता है उसका एक कोई छोटा सा फ्रैक्शन डिसोशिएट हो, 100 ऐड किया आपने तो उसमें से सिर्फ 50 ही डिसोशिएट हो। तो इसके बेसिस पे फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ उससे पहले हम अगर बात करें, या लिख ही लीजिए पहले, इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। strong electrolyte and weak electrolyte. So strong electrolyte ऐसे substance है which dissociate 100% at all reasonable concentration under
नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% डिसोशिएट हो जाए, इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल्सो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं 1, सो वी कैन राइट हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है यहाँ पे वो 1 है, यानी कि ये 100% डिसोशिएट हो रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि HCl, HBr, HClO4, HNO3 एक्सेट्रा। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर होंगे, यानी कि 100% ही डिसोशिएट होंगे, ये हम लोग मान के चलते हैं। एग्जांपल के लिए NaOH, सीसियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH whole twice, etc. Then third one, strong acid, strong base, and तीसरा होता है salt. तीसरा होगा salt. Now all type of salt, जैसे कि salt of ब्रैकेट में लिखा हूं मैं, salt of strong acid weak base, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के जो सॉल्ट बनाए। सॉल्ट बनाते कैसे हैं, तो एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनता है। तो ऐसा सॉल्ट हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया हो, या फिर एक ऐसा सॉल्ट हो जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हो, या एक ऐसा सॉल्ट हो जिसमें हमने वीक एसिड वीक बेस लिया हो, या फिर एक ऐसा सॉल्ट हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन सारे ही केस में जो भी सॉल्ट मिलेंगे वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किए जाए। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl ले सकते हैं। NaCl NaOH, NaCl में Na+ जो है वो NaOH से आएगा, Cl- HCl से आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। इसी तरीके से हम अगर ले लें CH3COONA, तो यहाँ पे CH3COO- जो है वो वीक एसिड से आ रहा है, Na+ NaOH से आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से। देन तीसरा हम ले सकते हैं NH4Cl, NH4+ जो है वो आ रहा होगा NH4OH से, जो कि एक वीक बेस है। Cl- HCl से आ रहा होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरीके से CH3COONH4, इसमें वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट हो गया। जो ये सारे एग्जांपल्स जो है सॉल्ट के, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड रख लेना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी ये 100% डिसोशिएट होंगे। देन आता है कैटेगरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कि 100% डिसोशिएट नहीं हो, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociate, which do not dissociate 100% are weak electrolytes. दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये 1 से कम होगा, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसमें हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जितने भी वीक एसिड है,
वो सब यहाँ कंसिडर होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड कहलाता है, HCl, सेकेंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, ये भी कंसिडर होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो NH3, याद रखें NH3 जब मैं लिख रहा हूं वाटर में डालने पे NH3 इसके साथ जुड़ के बना देगा NH4OH। इसी तरीके से अगर हम देखें ZnOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा, ये सब वीक एसिड वीक बेस जो होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि यहां मैंने लिखा था CH3COH का केस, इसमें क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो यहां एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होंगे तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता हुआ नहीं होगा। ओके, तो दो पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है, उनके बारे में जरा हम बात करें कि लिख लीजिएगा इस तरीके से, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का है। अब इलेक्ट्रोलाइट तो दो तरीके का हो सकता है, या तो ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ये हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 10 है। कितना एग्जैक्ट होगा अल्फा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, वो हम आगे बात करेंगे। तो पहला बात हुआ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड फैक्टर, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज और, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा की वैल्यू जो होती है वो काफी कम होती है 1 से, और अल्फा की वैल्यू लगभग 0.1 से अगर कम होगी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जनरली कंसिडर होते हुए दिखाई देता है। अल्फा अगर 0.1 से कम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 10⁻³ से जनरली कम होता है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। सो जनरली ऐसे सॉल्वेंट जो कि डिसोसिएशन को फेवर कराएंगे उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट जो डिसोसिएशन फेवर कराते हैं उनको पहचानने का तरीका होता है अगर हम वहां पे देख लें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उनमें हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूट की। जैसे कि वाटर हमारे पास जो सॉल्वेंट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से हम देखते हैं वाटर के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन काफी ज्यादा फेवरेबल होता है, इसी वजह से डिसोसिएशन काफी ज्यादा होगा। और ज्यादातर रिएक्शन हम वाटर में इसी वजह से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज्यादा हुआ करता है। तो इसमें हम इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं, अ सॉल्वेंट हैविंग high value of dielectric constant, high value of dielectric constant and high solvation
अगर वाटर होगा तो सॉल्वेशन को कहते हैं हाइड्रेशन। इन वाटर हाइड्रेशन will favor dissociation. सो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ज्यादा तो सॉल्वेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और ऐसे सॉल्वेंट ज्यादा डिसोसिएशन फेवर कराएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। तो ये हुआ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तीसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर on increasing temperature generally degree of dissociation increases। on increasing temperature generally degree of dissociation increases। so इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आपके पास एक एसिड है Ha और इसका जो डिसोसिएशन है तो गिव H प्लस प्लस A माइनस। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ Keq है मान लीजिए। जो डिसोसिएशन प्रोसेस होता है इसमें आप HA के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस और A माइनस पे बना रहे हैं। तो क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, या इसे कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस प्रोसेस में। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में देख रखा था कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और टेम्परेचर बढ़ाया जाए, डेल्टा H पॉजिटिव है और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका ये मतलब हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने की वजह से। और क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा तो डिसोसिएशन फेवर होगा, यानी ज्यादा आयंस मिलेंगे डिसोसिएट होके, ज्यादा डिसोसिएशन होगा यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं समराइज करूं तो डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, और इस वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये थर्ड फैक्टर था, टेम्परेचर के ऊपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिपेंडेंस। देन फोर्थ फैक्टर होगा यहाँ पे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन फैक्टर, सो लिख लेना यहाँ, फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट for some electrolyte degree of dissociation for some electrolyte degree of dissociation increases by dilution। और यहाँ सम इलेक्ट्रोलाइट अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख लीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है डाइल्यूशन पे। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पहले से ही 1 है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करें वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक कंटेनर था,
इसके अंदर में कुछ अमाउंट था सॉल्वेंट का और इसके अंदर कुछ तो सॉल्यूट है, इसका V वॉल्यूम। तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम। लेकिन अगर आप इस केस में डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं और डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते वॉल्यूम को आप इंफिनिटी को टेंड करा दें, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर दिया आपने, इनफाइनाइट कर दिया, तो उस केस में ये देखने को मिलेगा जब वॉल्यूम इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा तो अल्फा 1 को टेंड करने लगेगा। यानी कि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो गया। ऐसे भी समझो कि वॉल्यूम के इनफाइनाइट होने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो था वो था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंफिनिटी हो गया तो n अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन। So we can say that concentration will tend to, when volume tends to infinity, concentration किसको टेंड करने लगेगा, concentration will tend to 0। तो वॉल्यूम जब इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा, कंसंट्रेशन 0 को टेंड करने लगेगा, उस केस में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 को टेंड करने लगेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के करीब आ जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, वॉल्यूम इंफिनिटी होगा तो कंसंट्रेशन लगभग 0 होगा और उस केस में अल्फा नियरली इक्वल टू 1 होगा। इसको कहा जाता है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इसे आगे और डिटेल में हम देखेंगे किस तरीके से ये होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, या चाहो तो लिख लो यहीं पे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिखा देता हूं। When a weak electrolyte let's say A plus B minus is dissolved in water and if alpha is the degree of dissociation, then A B dissociates A plus B minus. Let's say initially जो कंसंट्रेशन था वो C था, इनिशियल कंसंट्रेशन C था। जब डिसोसिएशन हुआ और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, उस केस में कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा C, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो उसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, 1 मोल से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर 1 मोल होता AB तो उससे अल्फा डिसोसिएट होगा, तो अगर C मोल है तो उससे C अल्फा डिसोसिएट होगा, और अगर C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो A प्लस की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा और B माइनस की वैल्यू हो जाएगी C अल्फा। ओके, सो C1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं अगर C कॉमन निकाल ले यहाँ पे AB का कंसंट्रेशन। तो अब इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम वैल्यूज को तो C अल्फा इनटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसल आउट होगा तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Now, because C जो है ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, तो
वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा n/c। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देना, मतलब अगर वाटर था तो वाटर को और ज्यादा डाल देना, सॉल्वेंट और ज्यादा कर दे जिससे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाए। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं के इक्विलिब्रियम को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लूं तो ये के इक्विलिब्रियम अब ऐसा दिखना चाहिए, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। नाउ अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो n था उसको मैंने नहीं लिखा, आप चाहो तो n लिख लो, खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, मुझे अल्फा का डिपेंडेंस देखना था, बाकी n तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने ले लिया। लेट नंबर ऑफ मोल्स बी 1, यहाँ लिख देता हूँ, लेट नंबर ऑफ मोल्स बी 1। तो उस केस में ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। If alpha is negligible, in comparison to unity, if alpha is negligible in comparison to unity, उस केस में 1 minus alpha will be nearly equal to 1, बिकॉज अल्फा लगभग जीरो के आसपास है, तो उस केस में 1 माइनस अल्फा जो है, क्योंकि अल्फा जीरो है तो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो के इक्विलिब्रियम है उसको लिखा जा सकता है फिर उस केस में अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बी, या अल्फा स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह अगर मैं सी लिखूं तो यहाँ पे C आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा, अगर C पे जाओ तो अल्फा आ जाएगा, देखिए के इक्विलिब्रियम अपॉन C का रूट, और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा होता अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, ये हो जाता के इक्विलिब्रियम इनटू बी। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे या वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, अल्फा वर्सेस कंसंट्रेशन, तो जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नाउ कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ अल्फा का अगर हम प्लॉट करें v के साथ तो वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे 0.1 यहाँ कहीं पे होगा मान लीजिए, तो 0. अगर देखिए कंसंट्रेशन इधर आते जाओगे, जब आप कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे इधर आते हैं कम होता जाएगा, तो कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगा, 0 के लगभग हो जाएगा, तो ये अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाती है। तो अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो जाती है यहाँ पे। सो ये हो गया ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप ऐसे याद रखें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा, 1 की तरफ जाता जाएगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन होगा अगर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको मैं समराइज करके लिख देता हूं, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, as concentration increases, alpha decreases,
or dilution increases. Concentration increases, alpha decreases, dilution, concentration increase होगा तो dilution decrease होगा. At infinite dilution, weak electrolyte start behaving as strong electrolyte and alpha tends to 1. Strong weak electrolytes will start behaving as strong electrolyte and alpha will tend to 1 for this weak electrolyte. अगर dilution करेंगे. एक और चीज यहां देखें आप, मान लीजिए कंसंट्रेशन की वैल्यू हम कम कर रहे हैं. कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर बढ़ेगा तो क्या सी अल्फा बढ़ेगा क्या घटेगा? भाई देखो कंसंट्रेशन तो घट रहा है, अल्फा बढ़ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट बढ़ेगा या घटेगा? तो जवाब ये है कि कंसंट्रेशन का डिक्रीज काफी ज्यादा होता है जबकि अल्फा का इंक्रीज काफी, अल्फा मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है लेकिन कंसंट्रेशन का डिक्रीज बहुत ज्यादा होगा. इस वजह से सी अल्फा जो है वो कम होता जाएगा बिकॉज अल्फा बढ़ रहा है, सी कम हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो भी कम होता जाएगा. ये हो गया पोस्ट वॉर डाइल्यूशन. इसके बाद शुरू करेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. सो डेफिनेशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे एसिड्स की, बेसिस की एंड सॉल्ट. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे अर्हीनियस कंसेप्ट. अर्हीनियस कंसेप्ट लिखें इसमें अर्हीनियस एसिड. substance which generate H plus ions on dissolving in water substance which generate H plus ion on dissolving in water, और इसे लिख सकते हैं H plus generator. ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे H प्लस आयंस प्रोड्यूस करें, ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया जाता है अर्हीनियस एसिड. एग्जाम्पल के लिए HNO3, HClO3, HCl, HBr, HI, एक्सेट्रा. सो ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस जनरेट कर सके उन्हें अर्हीनियस एसिड कहा जाता है.
अर्हीनियस एसिड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि कितना H प्लस जनरेट कर सकता है। तो इसमें पहला लिखेंगे मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोप्रोटिक एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड ऐसे एसिड हैं जो एक H प्लस एक मॉलिक्यूल से दे सकते हैं। तो लिख लो, इफ एसिड रिलीजेस 1 H plus ion per molecule is monoprotic acid. और इसे हम सिंपल दिखा के अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिखा सकते हैं HA, क्योंकि एक ही H प्लस दे सकता है तो H। सेकेंड कहलाएगा डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड। डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड ऐसे एसिड है जो 2 H प्लस रिलीज करे पर मोलिक्यूल। इफ एसिड रिलीजेस 2 H plus ion per molecule is diprotic और डाइबेसिक एसिड। सिंबल है इसका H2A। तो 2 H प्लस जनरेट कर सकता है, राइट? ऐसा एसिड कहलाता है डाइप्रोटिक। इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं H2SO4 जो 2 H प्लस जनरेट कर सके, इसे कहेंगे डाइप्रोटिक एसिड। थर्ड है ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड। सो डेफिनेशन से समझ में आ जाना चाहिए, नाम देके समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा एसिड जो 3 H प्लस रिलीज कर सके, ऐसे एसिड को कहेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, इफ एसिड रिलीजेस 3 H प्लस आयन पर मोलिक्यूल, ऐसे एसिड को कहेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड और इसका सिंबल हो जाएगा H3A। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं H3PO4। H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड होगा और ट्राइबेसिक एसिड। एक नोट भी लिख लेंगे यहाँ पे, H3BO3 is not a arrhenius acid. H3BO3 is not a arrhenius acid। इसका रीजन ये है कि H3BO3 H प्लस जनरेटर नहीं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट तो होता है और रिएक्ट होके बनाता है BOH4 माइनस प्लस H। तो H3BO3 में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, 3 OH मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हुए थे और BOH4 माइनस कुछ इस तरीके। तो हुआ दरअसल ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि था H प्लस और OH माइनस, अगर आप इमेजिन करें
तो H3BO3 ने यहाँ से OH माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ से OH माइनस जाके H3BO3 से लग गया और BOH4 माइनस बना दिया। तो H प्लस जो था वो खाली छूट गया यहाँ, और वो H प्लस जो है सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना था कि क्या H3BO3 H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो जवाब है नहीं, H3BO3 ने तो H प्लस प्रोड्यूस नहीं किया, और इस वजह से हम ये कहेंगे कि H3BO3 अर्हीनियस एसिड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है, सॉल्यूशन तो एसिडिक है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अर्हीनियस एसिड को H प्लस जनरेट करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इस वजह से H3BO3 नॉट अर्हीनियस, और ये है उसका रीजन। H3BO3 को बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक। देन इसके आगे लिखेंगे हम, अच्छा एक चीज और लिखिएगा नंबर 2 नोट के अंदर, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी H plus ion is extremely hydrated. Due to high charge density, H plus ion is extremely hydrated in form of H3O plus, H5O2 plus, H7O3 plus। इसका मतलब ये है कि क्योंकि H प्लस बहुत छोटा है और इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, चार्ज 1 है और वॉल्यूम बहुत कम है, छोटा सा है, तो इसको हाइड्रेट, हाइड्रेट होने का मतलब वाटर से जुड़ जाएगा, ये H प्लस और H2O जुड़ जाते हैं और बन जाता है H3O प्लस। तो H प्लस अकेला नहीं दिखता, कभी भी H3O प्लस के फॉर्म में दिखेगा, या H5O2 प्लस के फॉर्म में दिखेगा, या H7O3 प्लस के फॉर्म में दिखेगा। H5O2 में क्या हो रहा है कि एक H प्लस जुड़ जा रहा है 2 H2O से, तो टोटल 5 H हो जाएंगे और O2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेट वाटर के साथ जुड़ जाता है और कभी भी अकेला नहीं दिखता। तो कई जगहों पे हम देखेंगे कैलकुलेशन के समय क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, तो जितना H प्लस है उतना ही H3O प्लस है। ये हमें समझने की जरूरत है कि H3O प्लस और H प्लस दोनों एक ही चीजें बता रहा है, क्योंकि H प्लस हाइड्रेट हो जाता है, इस वजह से H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में कई बार H3O प्लस पूछा जाता है, कई बार H प्लस पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये हाइड्रेट हो जाए। थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ solid HClO4 is studied by X-ray. It is found that it is found to be consisting of H3O plus and ClO4 minus. So basically HClO4 जो है ना वो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। जो सॉलिड स्ट्रक्चर है HClO4 का, उसको जब हम देखते हैं तो ये दिखता है कि H3O प्लस एंड ClO4 माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन।
ये हुआ अर्हीनियस एसिड के बारे में। इसके आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसमें हम अर्हीनियस बेस। Arrhenius base so we can write any substance which releases OH minus ion in water is known as Arrhenius base, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो OH माइनस आयन जनरेटर को हम कहेंगे अर्हीनियस बेस। OH माइनस आयन जनरेटर को हम अर्हीनियस बेस कहते हैं। अब अगेन ये फर्दर क्लासिफाई हो सकता है मोनो एसिडिक बेस में। मोनो एसिडिक बेस जो एक OH माइनस जनरेट करे, जैसे कि NaOH जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो एक Na प्लस आयन और एक OH माइनस, तो एक मॉलिक्यूल से एक OH माइनस जनरेट होगा। इसी तरीके से सीसियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NH4OH हो सकता है। दीज आर ऑल मोनो एसिडिक बेस। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा BOH। देन सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड टाइप ऑफ बेस होगा अर्हीनियस बेस में डाई एसिडिक बेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और इसमें सिंबल हो जाएगा BOH होल ट्वाइस। दो OH माइनस जनरेट कर सकेगा ऐसे बेस को कहेंगे डाई एसिडिक बेस। तीसरा हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस जो तीन OH माइनस जनरेट कर सके, जैसे कि FeOH होल ट्वाइस, तीन OH माइनस जनरेट कर सकेगा तो इसे कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। ये देखने को मिलता है कि OH माइनस आयन जो है ये भी हाइड्रेटेड रहता है, मतलब वाटर के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। OH माइनस छोटा सा आयन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। so we can write OH minus ion is also in hydrated form of H3O2 minus H7O4 minus और H5O3 minus। तो बस इतना है, देखिए H2O जो है वो OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो हाइड्रेट हो जाएगा, और हाइड्रेट होने के बाद बच जाएगा ये H3O2 माइनस। सो हाइड्रेटेड फॉर्म में OH माइनस भी देखने को मिलेगा। तो ये हुआ फर्स्ट डेफिनेशन, अर्हीनियस एसिड बेस डेफिनेशन। सेकेंड एसिड बेस को डिसाइड करने के लिए जो डेफिनेशन है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। सेकेंड लिखें, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट।
कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट, और इसे हम प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी कहेंगे, प्रोटॉनिक कंसेप्ट। यानी कि H प्लस प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन होता है, तो H प्लस आयन से रिलेटेड कंसेप्ट है। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सो ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड लॉ डेफिनेशन ये कहता है दैट एसिड आर H plus donors and bases are H plus acceptor. Bases are H plus acceptor. जो एसिड होंगे वो H प्लस डोनर होते हैं, और जो बेस होंगे वो H प्लस एक्सेप्ट करने वाले। सो अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है HA जो मैं वाटर में ऐड करता हूं, तो ये देखने को मिलता है कि HA डिसोसिएट होगा टू गिव H प्लस प्लस A माइनस, तो मिल जाएगा H3A। H प्लस जनरेट होगा, H प्लस जाके H2O से जुड़ जाएगा, तो मिलेगा H3O प्लस एक्वस, और साथ में मिलेगा A माइनस एक्वस। जो H3 प्लस प्रोड्यूस हुआ है इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो HA ने H प्लस जो डोनेट किया है, HA ने H प्लस डोनेट किया है, तो HA को कहेंगे हम अर्हीनियस एसिड, और H2O ने H प्लस एक्सेप्ट करके बनाया H3O प्लस, तो इसे कहना पड़ेगा बेस। एसिड से बनने वाला जो ये सब्सटेंस है इसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बनने वाला ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। सीधे सीधे याद रखेंगे हम, एसिड H प्लस डोनर्स होते हैं, बेस H प्लस एक्सेप्टर होते हैं। एसिड H प्लस डोनेट करेंगे, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। ये डेफिनेशन होता है ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट का। एक दो और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 का मुझे देखना है किस तरीके से बिहेव करेगा। तो NH3 को जब मैं वाटर में ऐड करूंगा तो यहां से मिलेगा मुझे NH4 प्लस, और साथ में मिल जाएगा हमें OH माइनस। NH3 प्लस H2O से मिला NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो NH3 जो था इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो H प्लस एक्सेप्ट किया तो NH3 हो गया बेस, और H2O जो था इसने H प्लस डोनेट किया, तो ये हो जाएगा एसिड। बेस से जो स्पीशीज बनती है उसको याद रखें, कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से जो सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट एग्जांपल, HCl को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो फॉर्म होगा H3O प्लस। देखो हुआ क्या, HCl टूटेगा तो गिव H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस जाके H2O से जुड़ गया और जुड़ के बना लिया H3O प्लस, और साथ में बच जाएगा Cl माइनस। नाउ HCl H प्लस क्योंकि इसने डोनेट किया, ये एसिड है। H2O इज अ बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस।
सो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में, लिख लीजिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिड बेस which differ only in one proton, एसिड बेस which differ only in one proton, यानी सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में। ऐसे तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ कुछ एसिड्स को लिखते हैं और हमें चाहिए उसका कॉन्जुगेट बेस एसिड और आप उसका फाइंड करें कॉन्जुगेट बेस, पहला पूछा है कि HCl के लिए फाइंड करो, सेकेंड H2SO4 आपको कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, तीसरा हम देखते हैं HSO4 माइनस, फोर्थ हो जाएगा H। हो गया। तो एसिड अगर HCl है तो एसिड जो होता है वो एक H प्लस डोनेट करता है और H प्लस डोनेट करके बनाता है कॉन्जुगेट बेस। तो H प्लस डोनेट कराना है तो एक एक H प्लस रिमूव कर दिया, H प्लस रिमूव करने के बाद यहाँ Cl माइनस बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा HSO4 माइनस, HSO4 माइनस से बनेगा SO4 माइनस, H2O से बनेगा OH माइनस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अगर हमें बेस दिया हो और इससे हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना, तो फॉर एग्जांपल बेस दे रखा है हमें NH3 H2O RNH2, इसका हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना। तो बेस बेस क्या करते हैं, ये H प्लस एड करना है, H प्लस एक्सेप्टर है, तो NH3 में एक H प्लस जोड़ दें तो बन जाएगा NH2 प्लस, H2O में एक H प्लस जोड़ दें तो बन जाता है H2O प्लस, RNH2 का बन जाएगा RNH3 प्लस। ना एक दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो यहाँ हमें लिख लेने हैं। ये देखने को मिलता है जनरली कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक conjugate base,
strong acid have a weak conjugate base. सेकेंड, अच्छा इसी तरीके से वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस है तो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन विल always proceed from strong acid to weak acid, strong acid to weak acid, and from strong base to weak base. Reaction will always proceed from strong acid to weak acid and from strong base to. रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, ये याद रखने वाला पॉइंट है. रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वीक से स्ट्रॉन्ग बन जाए. तो इससे हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी बना सकते हैं कि रिएक्शन किधर से किधर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाने वाली, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन को देख के कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी. जैसे एक एग्जांपल अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, अगर मान लो हमें ये दे रखा हो कि H2SO4 हो और इसको रिएक्ट करा दें हम HCO3- और आपसे पूछें कि बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये रिएक्शन आगे जाएगी या नहीं, फिजिबल है कि नहीं, ये हमें बताना है. तो ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. विल दिस रिएक्शन बी फिजिबल, विल दिस रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप रिएक्शन हाइपोथेटिकली कंप्लीट करा दें. मान लीजिए रिएक्शन हो गया, तो अगर ये रिएक्शन हो जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास H2SO4 एक H+ देगा और बना लेगा HSO4-, HCO3- H+ गेन करेगा और बना लेगा H2CO3. अब आप चेक कर लें रिएक्टेंट में एसिड कौन है, प्रोडक्ट में एसिड कौन है. रिएक्टेंट में एसिड था H2SO4, प्रोडक्ट में एसिड है H2CO3. अब इन दोनों में डिसाइड कर लें कौन स्ट्रॉन्ग है. हम ये जानते हैं रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जानी है, तो H2SO4 एंड H2CO3 में ये देखने को मिलता है कि H2SO4 is a stronger acid. So this is the acidic strength. So strong acid से weak acid की तरफ रिएक्शन जाएगा, तो ये strong हो गया और इधर हो गया ये weak. तो हम लिख सकते हैं that reaction will proceed in forward direction. Reaction will proceed in forward direction क्योंकि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाए. नेक्स्ट है एम्फोटेरिक सब्सटेंस. एम्फोटेरिक या इसे एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं. एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस. एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि H+ डोनेट भी कर सकते हो या H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द अदर सब्सटेंस. दूसरा सब्सटेंस आपने क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि H+ डोनेट होगा या एक्सेप्ट. सो लिख लो कैन एक्ट as
acid as well as base, can act as acid as well as, जैसे कि HCl के साथ अगर हम वाटर ले लें तो हमें मिलेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अगर हम वाटर के साथ NH3 ले लें तो हमें मिलेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब यहाँ पहले केस में वाटर जो था वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है यानी बेस की तरह है। सेकेंड केस में H प्लस डोनेट कर रहा है यानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर यहाँ पे H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, सो इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज अ, इट इज एक्टिंग एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। देन थर्ड डेफिनेशन एसिड बेस डिसाइड करने का कहलाता है लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट और इसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। लेविस कंसेप्ट ना, इसके अकॉर्डिंग लिखिए डेफिनेशन, एन एसिड इज एनी मॉलिक्यूल or ion which can accept an electron pair acid is any molecule or ion which can accept an electron pair with the formation of a coordinate bond। अच्छा, सीधे सीधे शब्दों में समझे, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज है वो कहलाएगी लेविस एसिड। इसी तरीके से जो बेस होगा, a base is any molecule or ion which has a lone pair of electrons which can be donated, which can be donated। सो बेस एक ऐसा सब्सटेंस कंसिडर किया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लोन पेयर डोनर। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोन पेयर डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर
बेस होगा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए BF3 AlCl3 FeCl3 H+, ये सब जो सब्सटेंस है दीज आर ऑल लेविस बेस। देन लेविस बेस में हम कंसिडर कर सकते हैं NH3 BH3 H2O, जिन पे भी लोन पेयर होगा ना, एक या एक से ज्यादा, और डोनेट कर सकते हैं उनके लोन पेयर को, ऐसे सब्सटेंस कहेंगे लेविस। लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज कहलाएंगे लेविस एसिड, लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज जो है वो कहलाएंगे लेविस बेस। अगर हम एक एग्जांपल देखें, इन द रिएक्शन C2H5NH2 plus HI giving C2H5NH3 plus I minus, which reactant would be considered as Bronsted acid, which reactant would be considered as Bronsted acid? Is it also an Arrhenius? Is it also a Arrhenius acid? Is it also a Lewis base? So is it also, ये हमें फाइंड करना है पहले वाले इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, what about the other species C2H5NH2 in above reaction? Is it Arrhenius base? Is it Bronsted base? And फिर पूछता है is it Lewis base? Okay, so इसके लिए पूछ रहा है which reactant is considered as Bronsted acid। तो Bronsted acid जो है वो है H+ डोनर। H+ डोनर कौन था? HI, तो HI हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आंसर। पूछ रहा है क्या ये अर्हीनियस एसिड भी है, तो हाँ, H+ डोनर जो होते हैं वो अर्हीनियस एसिड और अर्हीनियस बेस दोनों का सेम डेफिनेशन। इज इट आल्सो अ लेविस एसिड? इज इट आल्सो अ लेविस बेस? लेविस बेस नहीं, इसको जरा चेंज कर दो, इसको लेविस एसिड कर दो। इज इट आल्सो अ लेविस एसिड? अब तो लेविस एसिड भी है क्या? तो लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होता है, HI लेविस पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आंसर इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम, What about the other species C2H5NH2? Is it a Arrhenius base? देखिए जरा, C2H5NH2 जो है ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो अर्हीनियस बेस का डेफिनेशन ये कहता था कि ऐसा स्पीशीज जो OH- डोनेट करेगा वो होगा
हमारा अर्गेनियस स्पेस। तो आंसर है फर्स्ट पार्ट का है नो। इज इट अ ब्रॉन्स्टेड बेस? ब्रॉन्स्टेड बेस है क्या? H प्लस एक्सेप्टर है, H प्लस एक्सेप्टर है मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस। यस। थर्ड पार्ट, इज इट अ लेविस बेस? सो लेविस बेस को क्या होना होगा? लेविस बेस को क्या होना होगा? लोन पेयर डोनेट करना होगा इससे। तो क्या ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है? तो हाँ, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस को। यस, इट इज अ लेविस बेस ऑल्सो। ठीक है, आज के लिए हम रखेंगे यहीं तक।